हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ विपिन हियर। जैसा कि थंबनेल देख के आप सभी जान गए होंगे कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कौन सा चैप्टर कवर करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्या कहते हैं, पोल साइंस का जो चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10 का, फेडरलिज्म, उससे कवर करेंगे। तो पार्ट्स में डिवाइड करके हम कवर करते हैं। सबसे पहले जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी इंट्रोडक्शन है, जो भी क्या कहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थिंग्स है, पहले वो समझेंगे, उसके बाद फिर इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो देखिए ये पर्टिकुलर चैप्टर, इस पर्टिकुलर चैप्टर का भी आपके एग्जाम में एक अच्छा वेटेज होता है। 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन हर बार इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, वो कुछ भी पूछ सकता है कि क्या कहते हैं फीचर्स क्या होते हैं फेडरलिज्म के, या डिफरेंशिएट बिटवीन कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, या यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और आपके क्या कहते हैं स्टेट लिस्ट के बारे में पूछ सकता है। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। तो अपना एक अच्छा खासा वेटेज है इस पर्टिकुलर चैप्टर का आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो चलिए इस पर्टिकुलर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर के बारे में जानते हैं। ठीक, देखिए चैप्टर फर्स्ट आपको जब मैंने पढ़ाया था पावर शेयरिंग, तो उसमें मैंने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में बताया था। जब हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग कवर कर रहे थे तो देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें हमने हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग को समझा था। तो ये चैप्टर पूरा का पूरा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग पर डिपेंड है, जिसको फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि गवर्नमेंट की पावर्स को डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ठीक, याद रखना ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें गवर्नमेंट की पावर्स को एक या एक से अधिक लेवल्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक, तो अब चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है पहले ही लाइन में, इन द प्रीवियस चैप्टर वी नोटेड दैट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज वन ऑफ द मेजर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। मॉडर्न डेमोक्रेसी में एक बहुत ही मुख्य, एक बहुत ही मेन क्या कहते हैं फॉर्म है पावर शेयरिंग का, कौन सा? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, जिसमें क्या करते हैं कि गवर्नमेंट की पावर्स को डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं और जो भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं वो अपने गिवन सब्जेक्ट्स पे ही वर्क करते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं आगे और इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में और भी अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक, अब देखिए आ गया व्हाट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है? अब यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी वगैरह दी गई है बेल्जियम के बारे में, बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कैसे क्या कहते हैं बेल्जियम ने अपनी यूनिटरी पावर को फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर लिया था। ये सभी ने देखा कि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार चेंजेस किए थे। 1970 से लेकर 1993 तक उसने अपने क्या कहते हैं गवर्नमेंट में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार चेंजेस किए थे, ताकि जो फ्रिक्शन के चांसेस बन रहे थे आपके 2 कम्युनिटीज़ के बीच में उसको ख़त्म किया जा सके, और दोनों ही कम्युनिटीज़ के बीच में उसने पावर का डिवीज़न इक्वली कर दिया और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में उसने अपनी गवर्नमेंट के फॉर्म को शिफ्ट कर दिया। ठीक, तो ये आखिर में फेडरलिज्म है क्या, ज़रा इसके बारे में समझते हैं। ठीक, देखिए बगल में दिया गया है। ठीक, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, फेडरलिज्म एक ऐसा पर्टिकुलर सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट की पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट में और उसके बाद जितने भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं उन सभी में डिवाइड कर देते हैं। वो स्टेट हो, लोकल हो, या जैसे भी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, सभी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर का जो डिवीज़न होता है वही आपका कहलाता है फेडरलिज्म। ठीक, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें गवर्नमेंट की पावर्स को डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं। अगर हमें डिफाइन करना होगा तो आप कैसे करेंगे? फेडरलिज्म इज अ सिस्टम इन विच द पावर ऑफ गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल, दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक, ये आप बता सकते हैं, ये आप डिफाइन कर सकते हैं। अब हम समझते हैं। ठीक, Federation has 2 levels of government. One is the government for entire country as usual responsible for a few subject of common national interest, and other are government at the level of province or state that look after much of day-to-day administrating of their state. मैंने बताया ना कि जितने भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं सभी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट केवल उन्हीं सब्जेक्ट्स पे वर्क करती हैं जो सब्जेक्ट्स उनके अंडर में आते हैं। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में क्या स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट आते हैं, और लोकल लेवल के अंडर में आपके कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स आते हैं। लेकिन लोकल गवर्नमेंट उन पर वर्क नहीं करती है। कंकरेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन सब्जेक्ट्स पे आपके स्टेट और आपका सेंट्रल अपने रेशियो प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग उन पर वर्क करते हैं। तो ये लिस्ट वगैरह के बाद हम आगे अपने अपकमिंग वीडियो में जानेंगे। अभी हम फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को ही जानने की कोशिश करेंगे। ठीक,
बोथ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। ठीक है, जितनी भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं सभी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट अपनी पावर्स को बहुत ही क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट तरीके से एंजॉय करते हैं, और क्या कहते हैं वो एक दूसरे को सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं। जो भी कार्य वो कर रहे हैं उस कार्य का जवाब उसे एक दूसरे लेवल ऑफ गवर्नमेंट को नहीं देना होता। स्टेट गवर्नमेंट अपने गिवन सब्जेक्ट्स पे वर्क कर रही है, तो जो वर्क जिस तरीके से वो कर रही है उस वर्क का वो क्या कहते हैं अकाउंटेबल आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं सौंपेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने सब्जेक्ट्स पे जैसे वर्क कर रही है वो उसका अकाउंटेबल आपके स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देगी। तो कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि जितनी भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं सभी अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे वर्क करती हैं इंडिपेंडेंटली तरीके से। ठीक, अब आगे चलते हैं और फेडरलिस्ट के बारे में और भी अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखिए ये आप लोग ये मैप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2002 में ये मैप रिलीज़ हुआ था। इसमें बताया जा रहा है कि क्या कहते हैं कहाँ पे आज के समय में क्या कहते हैं ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, जो लाल रंग से हैं यहाँ पे आपके फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और इसके बाद जो वाइट कलर से है वहाँ पे आपके क्या है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है ये आपके रेड कलर से कि फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में इतनी सारी आपकी कंट्रियाँ हैं जहाँ पे फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है, और जो वाइट रंग से है वहाँ पे आपके यूनिटरी पॉलिटिकल सिस्टम है। तो इंडिया में आपके कैसे है, इंडिया में भी आपके फेडरल फॉर्म ऑफ फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम भी दो प्रकार के होते हैं, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। ये बहुत बार इस पर क्वेश्चन आया है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, तो क्या है इसके बारे में भी आगे समझते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ फोकस करिएगा आप लोग। इन दिस सेंस फेडरेशंस आर कॉन्ट्रास्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट एंड सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए कह रहा है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है कि केवल एक ही गवर्नमेंट होती है, पूरे इंटायर कंट्री पे गवर्न करने के लिए केवल एक ही आपकी गवर्नमेंट होती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहलाती है, और बहुत सारे छोटे छोटे क्या कहते हैं आपके सब यूनिट्स होते हैं, सब लेवल्स के गवर्नमेंट होते हैं, वो जो भी कार्य करते हैं उस काम का वो क्या कहते हैं अकाउंटेबल, उस काम का सबऑर्डिनेट वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपते हैं। तो फाइनली कहा जाए कि पूरे कंट्री पर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में। ठीक, लेकिन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में सेंट्रल में, स्टेट में या लोकल लेवल्स में गवर्नमेंट्स की पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है, और सभी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, सभी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट अपने क्या कहते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर, मतलब उनका जो ज्यूरिडिक्शन एरिया होता है उस ज्यूरिडिक्शन एरिया तक वो इंडिपेंडेंटली तरीके से अपना वर्क कर सकते हैं, और इसका सबऑर्डिनेट उनको किसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को देने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक, अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट को देने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक, अब आगे चलते हैं, देखते हैं। ठीक, बट इन अ फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैनॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दे कि आप ये करिए। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी अलग पावर है, वो अपने सब्जेक्ट पे वर्क करे, और स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अलग पावर है, वो अपने सब्जेक्ट पे वर्क करे। दोनों एक दूसरे के सब्जेक्ट्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मैंने बताया, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में केवल आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती हैं, और कुछ सब यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन सब यूनिट्स जो आपके होते हैं वो जो भी कार्य करते हैं उस सभी काम का सबऑर्डिनेट वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं। और अगर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कह दिया सब यूनिट से कि आपको इस तरीके से वर्क करना है, तो उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में केवल एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक ही पावर होती है, और वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। लेकिन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। ठीक, आगे चलते हैं और अच्छी तरीके से इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए कुछ की फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं फेडरलिज्म के, इनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत बार आपके फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के ऊपर क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। तो चलिए इनको समझते हैं। पहला फीचर कह रहा है देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 2 या 2 से अधिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स होती हैं, सही बात है। दूसरा, डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टीयर हैज़ ओन जुरिडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जितनी भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, अब देखिए सपोज करिए ये इस पर्टिकुलर क्या कहते हैं पॉइंट को मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाना चाहता हूँ। आप क्या कहते हैं यूपी में रह रहे हैं, ठीक, तो क्या कहते हैं यूपी में आप हैं तो स्टेट गवर्नमेंट भी आपके ऊपर गवर्न कर रही है, और आपके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी गवर्न कर रही है, क्या कहते हैं गवर्न कर रही है। ठीक, लेकिन दोनों के अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। स्टेट गवर्नमेंट आपके ऊपर गवर्न कर रही है लेकिन अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग,
सेंट्रल गवर्नमेंट आपके ऊपर गवर्न कर रहे हैं लेकिन अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये जो स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, जो सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, ये एक ही पर्टिकुलर सिटीजन्स के ऊपर गवर्न करते हैं लेकिन अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और इनके बीच में इनके सब्जेक्ट का स्पेसिफिकेशन भी होता है लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन मैटर को लेकर, ठीक। और जितनी भी आपके स्टेट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है इनका अपना एक जुरिडिक्शन होता है, मतलब अपना एक एरिया होता है। अब उत्तर प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर जाके अपने वर्क नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि उसका अपना एक लिमिटेड एरिया है, उसी लिमिटेड एरिया तक वो क्या कहते हैं लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क कर सकती है, ठीक। तो ये चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए। आगे, द jurisdiction of the respective levels or tiers of government are specified in the constitution, so the existence and authority of each tier government is constitutional guaranteed। और ये जो चीज़ें मैंने अभी बताई आपको सेकंड पॉइंट में, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है, ये कोई ऐसी मतलब ऐसे थ्योरी नहीं है, ठीक है ना, ये चीज़ें प्रैक्टिकली हो रही हैं और ये चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी गारंटी लेता है, ओके। चौथा, the fundamental provision of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government, such change require the consent of both the level of government। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की किसी फंडामेंटल प्रोविज़न में चेंज करना है तो दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट का एसेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा। अगर फंडामेंटल प्रोविज़न, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रोविज़न में कोई भी चेंज करना है तो कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट उसको अकेले नहीं कर सकती है, सिंगल गवर्नमेंट उसे नहीं कर सकती है, दोनों ही लेवल्स या जितने भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है सभी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को अपना कंसेंट देना होगा, ठीक। अब आगे चलते हैं। 5वां पॉइंट आपका कह रहा है कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। द हाईएस्ट कोर्ट act as an empire if disrupt arise between the levels of government in the exercise of their respective power, ठीक। अगर जो जितने भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे कि आपकी सपोज करिए सेंट्रल लेवल है, आपकी स्टेट लेवल है, किसी बात को लेकर इन दोनों फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी कोर्ट्स की होती है, जुडिशरी की होती है, ठीक है। जुडिशरी एज ए एम्पायर, ठीक है, एक अंपायर की तरह इसमें एक्ट करता है और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट या लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में जब भी कोई फ्रिक्शन या डिस्प्यूट के चांसेस क्रिएट होते हैं तो ये उसको सॉल्व करता है, ठीक। आगे 6 पॉइंट कह रहा है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ठीक। अब जाहिर सी बात है, सपोज करिए क्या कहते हैं कि कोई पुलिस डिपार्टमेंट में है तो वो अगर टैक्सेस पे करेगा तो वो किसके पास जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास। क्यों? क्योंकि ये जो क्या कहते हैं स्टेट बाय स्टेट लॉ एंड ऑर्डर होता है ये डिफरेंट होता है और हर स्टेट बाय स्टेट लॉ एंड ऑर्डर डिफरेंट होता है, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। अब रेलवे क्या स्टेट बाय स्टेट आपका डिफरेंट है? नहीं, पूरे इंटायर कंट्री के लिए रेलवे आपका एक ही है। तो रेलवे से जो भी रेवेन्यू आपका कलेक्ट होगा वो किसके पास जाएगा? आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जिन भी सब्जेक्ट्स पे वर्क कर रहे हैं, अगर उन सब्जेक्ट्स पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो वो उन्हीं पर्टिकुलर गवर्नमेंट्स के पास जाएगा, ठीक। ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं 7th पॉइंट पे। देखिए 7th पॉइंट क्या कह रहा है, द फेडरेशन सिस्टम हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव टू सेव गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री। जो फेडरल सिस्टम है उसका डुअल ऑब्जेक्टिव होता है, ये सेफ गार्ड भी करता है कंट्री के क्या कहते हैं सिटीजन्स को सेफ गार्ड भी करता है और कंट्री के यूनिटी को बनाकर भी रखता है, ठीक। ओके, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये कुछ फीचर्स थे आपके फेडरलिज्म के, आप इसको बार बार देखिए ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने बोल्ड किया है द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अदर, ठीक। जितने भी फेडरेशन की हमने बात की, सभी फेडरेशन में क्या कहते हैं जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जैसा नहीं है, वो डिफरेंट है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें दी गई हैं, ठीक। हिस्टोरिकल कंटेंट इन विच द फेडरेशन वाज फॉर्म, देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट थ्रू विच फेडरेशन हैज़ बीन फॉर्म, ठीक है। फेडरेशन दो रूट्स के हिसाब से फॉर्म किया गया है। जिस कंट्री का जैसा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था उस कंट्री में उसी प्रकार का फेडरेशन फॉर्म कर दिया गया, ठीक। अब दो फॉर्म्स ऑफ फेडरेशन है, एक कमिंग टुगेदर, एक होल्डिंग टुगेदर, ठीक। इंडिया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन पे बेस्ड कंट्री है, लेकिन कुछ कंट्रियां ऐसी भी हैं जहाँ पे फेडरल सिस्टम है लेकिन वहाँ पे कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, ठीक। तो फेडरल सिस्टम के अंदर भी दो फॉर्म्स आते हैं, एक आपके कमिंग टुगेदर फेडरेशन, दूसरा आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। दोनों को समझते हैं, चलिए। अब देखिए कमिंग टुगेदर फेडरेशन के बारे में कुछ बता रहा। कमिंग टुगेदर फेडरेशन के बारे में पहले जानते हैं। द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू पूल अ बिगर यूनिट सो दैट बाय पूलिंग सॉवर्निटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। दिस टाइप ऑफ
दीज टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंक्लूड द यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ये एग्जांपल याद रखिएगा, यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये आपके कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। ये आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बताइए कोई ऐसी कंट्री जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, या आपसे ये पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट ए कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो इन तीनों का ऑप्शन दे देगा और एक कंट्री का ऐसा ऑप्शन दे देगा जो इसमें नहीं होगा। तो बहुत ही क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू जब इस पर्टिकुलर चैप्टर का कवर करेंगे तो इसके बारे में और अच्छी तरीके से जानेंगे, ठीक। तो याद रखिएगा, यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, ठीक। अब कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है समझते हैं। इन दिस फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशन all the constituent state usually have equal power and are strong vice versa the federal government, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में सभी स्टेट्स के पास इक्वल पावर होती हैं। जितनी भी आपके स्टेट गवर्नमेंट होती हैं या जो आपके सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, इन सभी के पास क्या होती हैं, इक्वल पावर्स होती हैं। हर एक पर्टिकुलर स्टेट के पास भी इक्वल पावर है और आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी इक्वल पावर है। ऐसा कहाँ होता है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में। लेकिन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में मैं आपको बता दूं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट होती हैं सभी के पावर्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। सभी के पास इक्वल पावर्स नहीं होते हैं। देखते हैं, द सेकेंड रूट इज़ वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ फेडरेशन एंड दिस फेडरेशन इज कॉल्ड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, देखते हैं। इन दिस सेकंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू बी मोर पावरफुल वाइज द स्टेट्स वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर, सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर्स। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, मैंने बताया आपको कमिंग टुगेदर के 3 एग्जाम्पल्स, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। कमिंग टुगेदर में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट और आपके सेंट्रल गवर्नमेंट सभी के पास इक्वल पावर्स होते हैं। लेकिन होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में मोर पावरफुल होता है और यहाँ पे जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं सभी स्टेट गवर्नमेंट के पास इक्वल पावर्स नहीं होते हैं। और होल्डिंग टुगेदर का आपका एग्जाम्पल है इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में कुछ कुछ स्टेट्स को मतलब गिने चुने कोई स्टेट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा विवादित होते हैं, तो वहाँ पे कुछ स्टेट्स को आपके स्पेशल पावर्स भी दी गई होती हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में अभी तक था, आपको पता है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 370। ऐसा इंडिया में भी और भी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको कुछ स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। जैसे 7 सिस्टर स्टेट्स हैं ना, तो 7 सिस्टर स्टेट्स को भी आर्टिकल 370A, 371A, 371B, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स की मदद से अभी भी उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं। तो यहाँ पे बताने का ये मतलब है कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन में स्टेट सेंट्रल सभी के पास इक्वल पावर्स होती हैं और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में स्टेट मोर पावरफुल होता है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट आपका मोर पावरफुल होता है स्टेट कंपैरिजन में और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास इक्वल पावर्स नहीं होती हैं, ठीक। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया हो। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा। जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स इस पर्टिकुलर चैप्टर के बचे हैं वो अपकमिंग वीडियोज़ में हम कवर करेंगे, तो बने रहिए पर्टिकुलर चैनल के साथ। इसके बाद आपको ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट यहाँ पे मिलते रहेंगे।